हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKS। दिस इज़ जसप्रीत कौर एंड हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके हमने बेसिकली 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे, जिसमें से पहला था बाइनरी फिजन, सेकेंड मल्टीपल फिजन एंड थर्ड वन था हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन स्टूडेंट्स होता है जिसके अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर 2 सेल्स के अंदर 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करता है। मल्टी सेलुलर फिजन के अंदर ऐसा था कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है जी। थर्ड हम पढ़ रहे थे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर एक जो कि मोस्टली होता है मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अभी फ्रेगमेंटेशन जब हमने पढ़ा था तो इसके अंदर बेसिकली एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। तो वो पार्ट्स फर्दर ग्रो करते हैं और ईच पार्ट एक नए इंडिविजुअल और नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन। 3 पार्ट्स हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिए थे। अभी हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर जो बचे हुए इसके 4 पार्ट्स हैं, विच इज़ बडिंग, देन रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 4th मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज़ बडिंग। सो स्टूडेंट्स, बडिंग क्या होता है? बडिंग बना है बड से, बड। बड एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाती है। एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बड। बेसिकली जो बडिंग होता है वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बडिंग की प्रोसेस से अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं बड। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी। उसकी बॉडी पे एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बनना शुरू हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं बड। ठीक है। वो बड क्या होती है, फिर धीरे धीरे अपने आप में ग्रो करती है। ठीक है। सेल डिवीज़न होता है उसके अंदर, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, तो एक छोटे इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देती है जो बिल्कुल उसके जैसा होता है। धीरे धीरे उसके अंदर सेल डिवीज़न होता रहता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहते हैं, वो अपने आप में ग्रो करता है, तो वो एक नया इंडिविजुअल बना देता है जो उसके जैसा हो। ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म पे बड लाइक स्ट्रक्चर बनी। ठीक है। उसके अंदर ग्रोथ हुई, नया इंडिविजुअल उसके साथ जुड़ा हुआ है अभी। ठीक है। लेकिन जब वो कंप्लीटली ग्रो कर लेता है तो वहाँ से वो टूट जाता है और एक इंडिविजुअल से नया इंडिविजुअल बन जाता है, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट से एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बनी। उस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन यानी बड ने अपने आप में ग्रोथ किया, ग्रोथ करके नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर दी। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो बाहर आती है फ्रॉम द यीस्ट और हाइड्रा लाइक माइक्रो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड बड। हमने ये देखा कि बड हम उसे कहते हैं जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो यीस्ट और हाइड्रा लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आते हैं, क्योंकि बडिंग यीस्ट और हाइड्रा के अंदर बेसिकली हमें देखने को मिलता है। तो अब ये बड बन गई, ये बड ग्रो करेगी इनटू टिनी इंडिविजुअल, यानी छोटा इंडिविजुअल बनेगा। देन ये क्या करेगा, फुली मैच्योर इट डिटैच फ्रॉम बॉडी एंड बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म, तो ये नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा। तो प्रोसेस क्या हुआ, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बनी बड, जिसे हम बोल रहे हैं बड। ये बड अपने अंदर ग्रो करेगा, सेल डिवीज़न, नंबर ऑफ सेल डिवीज़न इंक्रीज होगा, सेल्स बढ़ेंगी, तो एक नए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब एक बॉडी के पार्ट में बल्ब बना, बड जिसे हम बोलेंगे बड, उसने ग्रो किया, सेल डिवीज़न हुआ, ग्रोथ हुई और एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर हम देखते हैं 2 इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें पहला होता है स्टूडेंट्स हाइड्रा एंड सेकेंड वन होता है यीस्ट। अभी हम हाइड्रा के अंदर देखेंगे कि बडिंग की प्रोसेस हाइड्रा के अंदर किस टाइप से हमें देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा के अंदर। इट मीन्स हाइड्रा के अंदर बडिंग की प्रोसेस कैसे होती है। सो फर्स्टली हमारे पास एक फुली मैच्योर हाइड्रा है जो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी है। इस हाइड्रा की स्ट्रक्चर के अंदर ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बनना शुरू हो जाएगी और बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को हम बोल रहे थे बड। सो ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बनना शुरू हुई, आउटग्रोथ होना शुरू हुई, इसे हम बोलते हैं बड।
अभी सेकंड, ये बड क्या है, धीरे धीरे अपने अंदर ग्रो करती है, इसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, सेल डिवीजन इंक्रीज होता है। तो इस बड ने अपने आप को टिनी इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट कर लिया, छोटा इंडिविजुअल बनना शुरू हो गया जैसे जैसे इसके अंदर सेल डिवीजन होता जाता है। फिर फर्दर ये क्या करता है, ये जो छोटा हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये फिर से और ग्रोथ करता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, सेल डिवीजन इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है। तो ये मोस्टली मैच्योर हाइड्रा की फॉर्मेशन कर देता है। तो एट द एंड जब ये पूरे तरीके से जब ये मैच्योर हो जाता है तो वो अपनी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये डिटैच हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये नया हाइड्रा इस पुराने हाइड्रा के साथ जुड़ा हुआ था, और जब इसने कंप्लीट प्रोसेस कर ली तो ये यहाँ से टूट जाता है और एक नए हाइड्रा की फॉर्मेशन कर देता है। इसे स्टूडेंट्स हम बोलते हैं बडिंग प्रोसेस इन हाइड्रा। बडिंग यीस्ट के अंदर भी हम देख सकते हैं, यीस्ट के अंदर भी स्टूडेंट सेम प्रोसेस होती है। एक यीस्ट सर्कुलर, उसकी लगभग सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या होता है, बड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होती है, बड बनती है, दिस इज अ यीस्ट। ठीक है, अभी यीस्ट के अंदर क्या होगा, एक आउट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आना शुरू होगी। ठीक है जी, यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ये बाहर आना शुरू होगी जिसे हम बोल रहे थे बड। अभी ये बड अपने आप में ग्रो करेगा, ये बड थोड़ा और बढ़ेगा, बढ़ता यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द एंड ये नई यीस्ट की फॉर्मेशन कर देगा, जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक मल्टी सेलुलर यीस्ट से हमें दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड बडिंग प्रोसेस। सो आई होप सो बडिंग आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, इसका है रीजनरेशन। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है रीजनरेशन, विच इज़ अ फिफ्थ टाइप ऑफ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन भी बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमें बेसिकली ये देखने को मिलता है। रीजनरेशन स्टूडेंट्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है री प्लस जनरेशन। री मीन्स अगेन, जनरेशन मीन्स जनरेट, यानी कुछ दोबारा जनरेट होना। तो जनरेट तो ऑर्गेनिज्म ही होगा ना, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर होता है री मीन्स अगेन, जनरेशन मतलब जनरेट, यानी किसी चीज़ का दोबारा निर्माण होना। अभी रीजनरेशन के अंदर एक इंडिविजुअल बहुत सारे पार्ट्स के अंदर टूट जाता है एक्सीडेंटली, या किसी भी वजह से वो एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी होता क्या है, जो हर एक पार्ट के अंदर, जितने भी पार्ट्स के अंदर वो टूटा है, वो हर एक पार्ट एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के हर एक पार्ट के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी सेल्स की फॉर्म को चेंज कर लेते हैं और नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। ह्यूमंस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमारा कोई पार्ट टूट गया तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं प्लेनिया। प्लेनिया के अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है, एक प्लेनिया है, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर एक्सीडेंटली अगर वो टूट जाता है, अगर वो 3 के अंदर टूट रहा है, 4 के अंदर, या जितने भी पार्ट्स के अंदर वो टूट रहा है ना, तो उसका हर एक पार्ट नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ये रीजनरेशन क्या बता रहा है। री मीन्स अगेन, जनरेशन मतलब दोबारा जनरेट होना। इट मीन्स किसी चीज़ का दोबारा जनरेट होना, दोबारा प्रोड्यूस होनी। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस, मतलब इंडिविजुअल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाता है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, एंड दीज पीसेस विल ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। मतलब तो जो ये टुकड़ों में डिवाइड हुआ तो वो हर एक टुकड़ा एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देगा। इसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं रीजनरेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये कोई इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ठीक है, ये बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ऐसे 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 डिवाइड हो गया, इतने सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया ना, तो ये सारे के सारे पार्ट नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब एक इंडिविजुअल से हमें बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की हमें फॉर्मेशन होती हुई इसके अंदर दिखती है। हम इसका एग्जांपल देखते हैं प्लेनिया के अंदर। प्लेनिया के अंदर मोस्टली रीजनरेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है। सो अभी हम देखेंगे रीजनरेशन का एग्जाम्पल इन प्लेनिया। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होता है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, बहुत सारे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है, और हर एक जो पार्ट है वो नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देता है। अभी इसके अंदर आपको बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा होगा प्लेनिया। दिस इज़ अ फुली मैच्योर प्लेनिया। प्लेनिया एक्सीडेंटली या किसी भी रीज़न से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये इसका 3rd पार्ट है, ये 2nd पार्ट है, दिस इज़ 1st पार्ट। ये एक्सीडेंटली या जैसे भी ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। ज़रूरी नहीं है कोई 3 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, ये
बहुत सारे पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड हो सकता है, 2 पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। सो अभी इसका फर्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था एंड ये थर्ड पार्ट था। अभी इसके जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट के पास फर्स्ट वाले पार्ट की तो सेल्स हैं, अभी इसको जनरेट क्या करना है, बनानी है इसको सेकेंड और थर्ड पार्ट, यानी 2 पार्ट्स की इसको फॉर्मेशन करनी है। तो ये करेगा क्या, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, इस यानी ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो सेल्स हैं जिसने इसके ऊपर वाले हिस्से को बनाया, तो वो क्या करेंगी, अपनी फॉर्म चेंज कर लेंगी और इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की ये फॉर्मेशन कर देती हैं। ऐसे इसका फर्स्ट पार्ट रीजनरेट होना शुरू होता है, सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी रीजनरेट हो रहा है, क्योंकि सेकंड पार्ट को बनाना है फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट इसके पास है। और जो इसका थर्ड पार्ट, जो थर्ड टुकड़ा हुआ था इसका, उसके अंदर इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनाने की ज़रूरत होगी। तो इसके अंदर भी सिमिलर प्रोसेस होगी, जो थर्ड पार्ट है वो अपनी सेल्स की फॉर्म चेंज करेगा और ऊपर वाला पहला और दूसरा पार्ट बना देगा। तो इस टाइप से ये अपनी सेल्स की फॉर्म चेंज करके एक नए प्लेनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो अभी आपको देख रहे होगे आप, एक प्लेनिया था, इसका एक पार्ट टूटा, इसने ग्रो किया और एक नए प्लेनिया की फॉर्मेशन कर दी जो बिल्कुल ही इसके जैसा था। सो इसके अंदर हम कह सकते हैं, द न्यू सेल change their form as to make the part 2 and the part 3rd of the body। इट मीन्स जो प्लेनिया के अंदर सेल्स हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी सेल्स की फॉर्म को चेंज कर लें और एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर दें। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ऐसा नहीं होता, बिकॉज ह्यूमंस की जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। इनकी जो इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अंदर रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सेल्स नहीं पाई जाती। प्लेनिया के अंदर बेसिकली जब हम बात करते हो, नियोब्लास्ट नेम सेल्स के ऊपर इनका जो ये सारा का सारा वो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है। जो नियोब्लास्ट नामक इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसके बेस पे ये अपनी सेल्स की फॉर्म चेंज करते हैं, फॉर्म चेंज करके नए इंडिविजुअल की ये फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये था रीजनरेशन। दिस इज 5th पार्ट जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था, उसका हमारा रीजनरेशन कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर एक पार्ट टूट के एक ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो हर एक टुकड़ा नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, जो कि हमारा 6th पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम बात करें तो ये आप सोच रहे होगे कि एनिमल्स के अंदर होता है, तो ये एनिमल्स के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एनिमल्स के अंदर नहीं बल्कि ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर हमें पता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है। जब हम कोई सीड को पोट के अंदर या मिट्टी के अंदर या ग्राउंड के अंदर जब हम उसे लगाते हैं, उसे वाटरिंग करते हैं, तो एक नया प्लांट उग जाता है। लेकिन अगर हमने सीड उगाया है ना, सीड के अंदर क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, विच इज़ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अभी गैमेट्स हो रहे हैं तो इट मीन्स ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी गैमेट्स हैं, गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तो वो प्रोसेस सारी की सारी हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो हमारा एसेक्सुअल का पार्ट है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर किस चीज़ से नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर नए प्लांट की या फिर नए लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन कैसे होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम सीड को यूज़ ना करके प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ करें और जिससे हम नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे जो प्लांट होता है, प्लांट के बेसिकली 3 वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, विच इज़ रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। इन तीनों में से किसी एक चीज़ का हम यूज़ करें और उससे नए प्लांट की जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट टेक प्लेस बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट एक्सेप्ट सीड। इट मीन्स इसके अंदर हम ये देखेंगे कि नए प्लांट की फॉर्मेशन वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ करके करें, सीड का यूज़ ना करें। क्योंकि अगर हम सीड का यूज़ करेंगे तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा ना, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनके अंदर गैमेट्स वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन सीड के अंदर तो हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। इसीलिए वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ करके जब हम नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम जिस
पार्ट का यूज़ करते हैं, जिस हम वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ कर रहे हैं उसे स्टूडेंट्स हम बोलते हैं प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल वो प्रोपेग्यूल वो पार्ट है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं नए प्लांट की फॉर्मेशन करने के लिए। सो ये सारा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम देख रहे थे स्टेम की हेल्प से होता है, लीफ की हेल्प से होता है, रूट्स की हेल्प से होता है। तो स्टेम बेसिकली आपने मनी प्लांट का प्लांट देखा होगा या फिर आपने देखा होगा रोज़। हम उसके अंदर क्या करते हैं, किसी के घर गए, रोज़ की एक कलम तोड़ के ले आए और उसे पोट के अंदर लगा दिया, उसे पानी दिया, तो कुछ दिनों बाद जब हम देखते हैं एक नया प्लांट, रोज़ का नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही मनी प्लांट के अंदर हम करते हैं, मनी प्लांट की एक स्टेम हमने पोट के अंदर लगाई, उसे अच्छा न्यूट्रिशन दिया, पानी वानी दिया, ठीक है, जिससे फिर वो क्या करता है, नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देता है। और लीव्स की जब हम बात करते हैं कि लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम कैसे करेंगे, तो लीव्स का एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, तो ब्रायोफाइलम नामक एक लीफ होती है, ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, ठीक है। इस लीफ के जो मार्जिन पॉइंट होता है, मार्जिन यानी ये जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है, तो आउटर बाउंड्री पे बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस बनना शुरू हो जाती हैं, जिसे हमने पीछे पढ़ा था बड्स। ये जब बड्स इसके ऊपर बनना शुरू हो जाती हैं तो ये बड्स फर्दर ग्रो करके अपने अंदर सेल डिवीज़न करके नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देती हैं। इट मीन्स हमने लीफ से भी नए प्लांट की फॉर्मेशन कर दी और स्टेम से भी हमने नए प्लांट की फॉर्मेशन कर दी। इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम बस इतना ही पढ़ेंगे जिसके अंदर एक वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट की हम फॉर्मेशन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने पढ़ लिया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या। अभी हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की सिग्निफिकेंस कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली मैं आपको 3 चीज़ें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर बता दूं, जिसके अंदर पहला सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स ये है कि इसके अंदर हमें ये जेनेटिकली सेम जो नया ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली सेम होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, एक वेजिटेटिव पार्ट को उखाड़ा, उसे ज़मीन के अंदर लगाया, पानी दिया उसे, और एक नए प्लांट के अंदर उसकी ग्रो हो गई, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर हम बोलेंगे कि ये फास्टर प्रोसेस है। फास्टर प्रोसेस स्टूडेंट्स क्यों है, क्योंकि हमने बनी बनाई एक स्टेम को मिट्टी के अंदर लगाया था और कुछ दिनों बाद एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो गई थी, जिसके ऊपर अगर हम एग्जाम्पल लें रोज़ का, रोज़ की कलम हम किसी के घर से लेके आते हैं, मिट्टी के अंदर उसे लगाते हैं, तो थोड़े दिनों बाद वो कलम के अंदर फ्लावर लगना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स फ्लावरिंग की प्रोसेस उसके अंदर शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम सीड अगर हम मिट्टी में लगाते हैं, तो पहले हम उस सीड को मिट्टी में लगाते हैं, तो बहुत दिनों 5-7 दिन बाद तो कम से कम वो जर्मिनेट होना शुरू होता है, यानी छोटा सा पौधा बनना शुरू होता है। फिर जैसे जैसे हम उसको पानी देते हैं, उसका परफेक्ट न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो एक धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ होती है और मतलब लगभग 6-7-8 महीने बाद एक प्लांट बनना शुरू होता है। फिर उसके अंदर क्या होती है, फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है। सो हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हमें किसी चीज़ का अगर फास्ट रिजल्ट लेना है तो हम यूज़ करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। हम उस ऑर्गेनिज्म का या फिर उस प्लांट का हम क्या करवाएंगे, रिप्रोडक्शन। सो पढ़ लिया कि ये फास्टर प्रोसेस है, क्यों है, क्योंकि हमने उसकी कलम लगाई थी तो वो एक नए प्लांट के अंदर उसकी फॉर्मेशन होगी। सेकंड हमने पढ़ा जेनेटिकली सेम है, क्योंकि उसकी कलम लगाई तो उसी के जैसा बनेगा ना, इसके अंदर वेरिएशंस तो नहीं आ रही, क्योंकि फ्यूज़न नहीं हो रहा ना, क्योंकि वेरिएशन सिर्फ तब आती हैं जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न होता है और एक नया डीएनए बनता है। लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक करेक्टर्स होंगे वो सिमिलर होंगे उसके पेरेंट प्लांट के। थर्ड, इसके अंदर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हाइब्रिड्स की। मतलब आज के टाइम में हम देख रहे होंगे मार्केट के अंदर बहुत सारे हाइब्रिड फ्रूट्स आ रहे हैं, हाइब्रिड मोस्टली चीज़ें हाइब्रिड हमें देखने को मिलती हैं। तो अब ये हाइब्रिड होता क्या है, हाइब्रिड हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जब हम इसके टाइप्स थोड़े से देखेंगे। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है बेसिकली हम इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकेंड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल इट मीन्स जो अपने आप हो रहा है। सो नेचुरल अब देखेंगे कि कोई बंजर ज़मीन है, ठीक है जी, बंजर ज़मीन है, कुछ दिनों बाद वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे हरियाली छा गई। तो भी ऐसे तो नहीं है कि मैंने वहाँ पे जाके उसके वेजिटेटिव पार्ट्स फेंके थे, फिर उसे पानी मिला और एक नए प्लांट या फिर नए उन्होंने अपनी ग्रोथ की, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या होता है कि वो बैरल लैंड के अंदर कुछ ना कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स पड़े होते हैं ग्रास के, ठीक है जी। अगर ग्रास का एक भी वहाँ पे उस पूरे बैरल लैंड के अंदर ग्रास फैमिली के अगर एक भी मेंबर का कोई एक वेजिटेटिव भी पार्ट अगर वहाँ पे पड़ा है, तो जैसे ही उसको पानी मिलेगा तो वेजिटेटिव पार्ट क्या करेगा, नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देगा। जब एक नया प्लांट बन
गया तो वो फर्दर ग्रो करता 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 बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स बना देगा, लाइक बहुत सारी, तो क्या होगा कि वो ग्रास पूरे बैरल लैंड पे फैल जाएगी। ये था स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसके अंदर हमें आर्टिफिशियल तरीके से ना ही तो वेजिटेटिव पार्ट को लगाना पड़ रहा है, ना ही उसे मतलब बाहर से उसे पानी देना पड़ रहा है, यानी इसके अंदर मैन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट क्या हुई, नेचर की इन्वॉल्वमेंट, यानी उस बैरल लैंड के ऊपर स्टेम पड़ी होगी, लीफ पड़ी होगी या रूट पड़ी होगी, जिससे पानी जब उसको मिलता है तो नए ऑर्गेनिज्म की वो फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल हो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि ग्रास। ठीक है, सेकंड हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, यानी जो ह्यूमंस के द्वारा जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भैया हम आर्टिफिशियल कैसे करा सकते हैं, तो वो हम करवा रहे थे ना कि मनी प्लांट को हमने बाहर से लेके आए। ऐसा तो नहीं कि मनी प्लांट अपने आप आ जाएगा, मनी प्लांट को मैंने किसी के घर से लिया, फिर मैंने उसे पोट के अंदर लगाया, फिर मैंने ही उसे पानी दिया, देन वो नए ऑर्गेनिज्म नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है। सो इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लाइक मनी प्लांट। ठीक है, अभी आर्टिफिशियल थोड़ा सा हम देख लें, इसके भी आगे 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कटिंग। कटिंग लाइक हमने क्या किया, एक मनी प्लांट की स्टेम को कट किया, स्टेम कट किया तो पानी के अंदर लगा दिया, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसका एग्जांपल हम देख लें, रोज़ की कलम लेके आते हैं, उसे लगा दिया तो वो भी नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देगा। सो सेकंड हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं लेयरिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि हम मेरे पास एक प्लांट है, ऐसे एक मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज है, ब्रांचेज एक वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, अब इस ब्रांच को मैं इस ब्रांच को मिट्टी के अंदर दबा दूंगी, इस मिट्टी के अंदर इसको मैंने दबाया तो एक वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। जब मैंने इसको मिट्टी के अंदर दबाया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रूट्स की फॉर्मेशन करेगा, रूट्स बनेंगी, स्टेम बनेगा, ठीक है, लीव्स लगेंगी, फ्रूट लगेगा, तो ये क्या हो गया, एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी, जिसमें मैंने क्या किया था, एक प्लांट की यानी लेयर, यानी एक ब्रांच जो कि फ्लेक्सिबल थी मिट्टी के अंदर, उसको मैंने दबाया तो नए प्लांट की उसने फॉर्मेशन कर दी। इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स हम देखते हैं जैस्मीन के अंदर। थर्ड वन हम पढ़ते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर स्टूडेंट्स मैंने पीछे आपको बताया था कि हम बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट्स देखते हैं, हाइब्रिड फ्रूट्स देखते हैं, तो वो स्टूडेंट्स वो यूज़ होते हैं, वो उनका जो प्रोडक्शन होता है ना वो हम ग्राफ्टिंग की हेल्प से करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो हमारे पास ग्राफ्टिंग टाइप है हम उसकी हेल्प से करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये मेरे पास कोई स्टेम था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एप्पल का स्टेम था, ठीक है, इस स्टेम के साथ मैंने दूसरे स्टेम को जोड़ दिया, यानी 2 स्टेम्स को मैंने आपस में जोड़ दिया। ये पहला स्टेम था, ये दूसरा स्टेम है, 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि मेरे पास 2 एप्पल्स की वैरायटीज़ हैं। एक एप्पल की वैरायटी के अंदर तो जो एप्पल हैं बहुत ज़्यादा मीठे हैं, लेकिन उनका जो कलर है ना वो रेड कलर नहीं आ रहा, लाइट सा रेड कलर है। और मेरे पास जो दूसरी वैरायटी है उसके अंदर उसका कलर तो बहुत ज़्यादा रेड है, यानी बहुत सुंदर कलर है देखने में, लेकिन वो मीठे नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, एक तो स्टेम इसका लिया जिसके अंदर एप्पल का कलर रेड था, दूसरा स्टेम मैंने उसका लिया जिसके अंदर उसके एप्पल जो थे वो मीठे थे, तो मैंने दोनों के स्टेम को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अभी दोनों के स्टेम के अंदर कैरेक्टर्स तो रहेंगे ना, दोनों के अंदर जो अलग अलग वैरायटीज़ मैंने ली है, इसके पास जैसे रेड कलर जो ये शो कर रहा था और इसके अंदर जो ये स्वीटनेस थी इसकी, दोनों के कैरेक्टर्स तो इनके अंदर आएंगे ना, तो फिर ये मिलकर एक ऐसा नया प्लांट बना देते हैं जिसके अंदर दोनों की दोनों एबिलिटीज़ होंगी, यानी वो एप्पल मीठा भी होगा और देखने में भी रेड कलर का होगा, यानी अच्छा रेड कलर होगा। इसे हम स्टूडेंट्स बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट की फॉर्मेशन करना। सो मैंने आपको एप्पल के एग्जाम्पल से ग्राफ्टिंग भी समझा दिया, जिसके अंदर 2 स्टेम्स को आपस में जोड़ के नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। अभी स्टेम भी तो वेजिटेटिव पार्ट है ना, इसीलिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसका लास्ट जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट हमारा जो मोड है वो है स्पोर फॉर्मेशन। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स स्पोर फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट है लास्ट वन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है स्पोर। इन स्पोर्स की हेल्प से ही नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है। हमने जितने भी पहले ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स पढ़े उनमें ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बन रही थी जो आगे मतलब नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते। लेकिन जब हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं जो आगे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोपस का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये आपके सामने राइजोपस का डायग्राम है, ठीक है। राइजोपस के अंदर ये फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं हाइफा।
दिस इज़ हाइफा, दिस इज़ स्टेम, ये इसका स्टेम है। और जो ये आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक ऐसा पाउच होता है जिसके अंदर ये स्पोर्स पड़े रहते हैं, यानी इसके अंदर स्पोर्स होते हैं और ये स्पोरेंजियम क्या करता है, अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिससे ये स्पोर्स को ये प्रोटेक्ट करेगा। इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स है, मतलब जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये स्पोर्स हो गए, ठीक है। ये स्पोर्स इसके अंदर पड़े हैं, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पड़े हैं जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम क्या करता है, जब बैड एनवायरनमेंट आता है तब इसके अराउंड ये प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर इन स्पोर्स को बैड एनवायरनमेंट या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, ठीक है जी। इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स पड़े हैं, जब बहुत सारे स्पोर्स इस स्पोरेंजियम के अंदर पड़े हैं और इसकी प्रोटेक्टिव लेयर जब बर्स्ट हो जाती है तो ये सारे के सारे स्पोर्स क्या हो जाते हैं, हवा के अंदर बिखर जाते हैं, सारे के सारे, यानी हवा के अंदर आ गए। तो अब क्या होगा, ये जो स्पोर्स हैं हवा के अंदर नॉर्मली बेसिकली ऐसे घूमने लग जाते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या था, स्पोरेंजियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है टू प्रोटेक्ट डेलिकेट स्पोर अगेंस्ट बैड एनवायरनमेंट, जो स्पोर्स को बैड एनवायरनमेंट के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, यानी सर्वाइव करने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। देन हम पढ़ रहे हैं आउटसाइड इज व्हेन द एनवायरनमेंट आउटसाइड इज फेवरेबल, प्रोटेक्टिव लेयर बर्स्ट एंड स्पोर कम्स आउट टू गिव बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब जब बाहर फेवरेबल कंडीशंस आई तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बर्स्ट हो जाती है, स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और ये पर्टिकुलर्स जो स्पोर है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बर देता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, पर्टिकुलर स्पोर जो होता है एक नए ऑर्गेनिज्म को बर देता है। सिर्फ और सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनती है विच इज़ कॉल्ड स्पोर्स। इन स्पोर्स की हेल्प से ही नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। सो आई थिंक ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ये कैसे, मतलब स्पोर्स हवा के अंदर तो आ गए लेकिन हवा के अंदर तो वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते ना, तो इन्हें ग्रो होने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए ना कि जहाँ पे ये ग्रो हो, क्योंकि हवा के अंदर पड़े हैं स्पोर्स, वहाँ ये ग्रो नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा ब्रेड, अगर हम ब्रेड को नॉर्मली खाली मतलब नॉर्मली ऐसे छोड़ दें ओपन एयर के अंदर, यानी ओपन एनवायरनमेंट के अंदर जब हम छोड़ देते हैं तो एक जगह पड़ा है, ठीक है, ब्रेड 3-4 दिन जब पड़ा रहता है तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कुछ बनना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि एयर के अंदर बहुत सारे राइजोपस के स्पोर्स हैं, राइजोपस के स्पोर्स उस ब्रेड के ऊपर जब आके गिरते हैं तो वो अपना राइजोपस के स्पोर इस ब्रेड के ऊपर गिरे, इस ब्रेड के ऊपर ये राइजोपस का स्पोर है, ये अपना नंबर ऑफ सेल डिवीज़न इंक्रीज़ करेगा, इसके अंदर ग्रोथ होगी। तो एक क्या है कि ये अपना राइजोपस की फॉर्मेशन कर देगा। राइजोपस जब बन गया, ये पूरा राइजोपस था, इसके अंदर एक स्पोरेंजियम था, फिर से इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और पर एक जो एक स्पोर्स था, क्योंकि इसके ऊपर भी तो एक ही स्पोर आके गिरा था ना जिसने नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दिया। वैसे ही जब नया स्पोरेंजियम बनेगा, नए स्पोर्स बनेंगे, तो वो हर एक नया स्पोर बर्स्ट होकर एनवायरनमेंट में जाएगा, तो वो हर एक स्पोर नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दिया। इसीलिए राइजोपस को हम ब्रेड मोड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोड। क्योंकि ब्रेड के अंदर ये अपने आप को ग्रो करता है, इसी वजह से राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। सो आई होप सो आपको ये स्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर हमने बेसिकली ये 7 टाइप्स पढ़े थे। स्पोर फॉर्मेशन हमने आज पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा और बडिंग पढ़ा। सो यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स पढ़ लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है अभी हम देखते हैं इसका बेसिक सा छोटा सा टॉपिक विच इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थोड़े बहुत सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर पहला सिग्निफिकेंस इसका ये था कि इसे सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। इट मीन्स हमें इसके अंदर ये तो नहीं था ना कि 2 पेरेंट आ रहे थे, दोनों का फ्यूज़न हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था, जाइगोट बन रहा था, ऐसा इसके अंदर नहीं था। सिर्फ सिंगल पेरेंट ही नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे रहा था। सेकेंड जो इसका सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स होता है, इसके अंदर टाइम बहुत कम लगता है, यानी टाइम कम लगा ना, क्योंकि एक स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए, हर स्पोर ने नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे दिया।
टाइम इसके अंदर कम लगता है। तीसरा पॉइंट हम इसका देखते हैं वेरिएशंस, यानी इसके अंदर हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वेरिएशंस मिलेंगी कहाँ, दो गैमेट फ्यूज़ ही नहीं हो रहे ना, दो अलग अलग डीएनए मिल ही नहीं रहे। जब दो नई चीज़ें मिल ही नहीं रही तो नई चीज़ बनेगी क्या, बनेगी तो वो सिमिलर ही जो उसकी पेरेंटल करेक्टर्स थे वही तो उसके अंदर आएगा, यानी ये ऑलमोस्ट इसके अंदर वेरिएशंस हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। सो अभी यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स एंड उसका सिग्निफिकेंस खत्म होता है। सो अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल हम पढ़ चुके हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बेसिक बातें जो जो पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता दूं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ लिया, ठीक है, हमारे पास रिप्रोडक्शन का एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो भाई हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ें, ऐसा उसके अंदर क्या है जो हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत हमें है, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जब हम इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स। तो हम इन्हें दो चीज़ों के अंदर पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, देन हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर हमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें दो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, विच इज़ मेल एंड फीमेल, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बिना, यानी दो पेरेंट के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी दो पेरेंट की हमें ज़रूरत है, तो क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे, हमें एक मेल गैमेट हमारे पास होना चाहिए, सेकंड हमारे पास होना चाहिए फीमेल गैमेट सिर्फ गैमेट ही नहीं बल्कि वो हैप्लॉइड होने चाहिए। इट मीन हम कहेंगे हैप्लॉइड मेल गैमेट, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। जब इन दोनों का जब फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न से हमारे पास क्या आएगा, जायगोट। इट मीन्स इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। वो गैमेट क्या है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट एंड हैप्लॉइड मेल गैमेट। इन दोनों के फ्यूज़न से हमें मिलता है जाइगोट के अंदर सेल डिवीज़न होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, ग्रोथ होती है, तो एक नए ऑर्गेनिज्म को ये क्या कर देता है, जनरेट। बेसिकली जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट सेल होती है स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट सेल्स होती हैं एग सेल। दोनों के दोनों हैप्लॉइड होती हैं। जब दोनों का फ्यूज़न होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें मिलता है जाइगोट, विच इज़ सिंगल सेल स्ट्रक्चर बट इट इज़ 2n स्ट्रक्चर। जो गैमेट्स थे हमारे पास, मेल एंड फीमेल गैमेट्स थे, ठीक है जी, उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर था वो था हाफ, ठीक है, मतलब 20 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं 46, लेकिन जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है हाफ। इट मीन्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे एक गैमेट के अंदर हमें मिलते हैं। जब दोनों के दोनों गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं, इट मीन्स 20 हैप्लॉइड है, इट मीन्स 23 इधर है, 23 इधर है, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, 46 विच इज़ डिप्लॉइड सेल, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट के अंदर हमें मिलेंगे। इसीलिए हम इसे कहेंगे दिस इज़ डिप्लॉइड, यानी 2n 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर होंगे। और ये क्या होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। अभी एक सिंगल सेल डिवाइड करके दो में बनाएगी। अभी जाइगोट के अंदर यहाँ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न के अंदर ये बार बार माइटोटिक डिवीज़न के अंदर ये सेल जाएगी। माइटोटिक डिवीज़न का स्टूडेंट्स मतलब होता है एक सेल से दो सेल्स बनना, यानी एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो जाइगोट हमारे पास सिंगल सेल था, बार बार इसने माइटोटिक डिवीज़न किया, नई सेल्स बनाता गया, बार बार डिवाइड होता गया, बहुत सारी सेल्स बनी। ह्यूमंस की जब बात करेंगे तो इसके अंदर एक सेल से जाइगोट के अंदर डिवीज़न होगा, क्लीवेज बनेगा, मोरूला बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद बनते हैं
सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम, फिर बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने बेसिकली 4-5 बातें पढ़ी। बाई पेरेंटल होता है, यानी 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है। मेल और फीमेल गैमेट्स किसके अंदर ज़रूरत होती है, चाहे हम प्लांट्स के अंदर पढ़ें चाहे एनिमल्स के अंदर पढ़ें, दोनों के अंदर मेल और फीमेल गैमेट होना ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न होता है, तो हमें मिलता है 2n यानी डिप्लॉइड सेल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ये प्लांट्स के अंदर भी हमें जाइगोट देखने को मिलता है, ह्यूमंस के अंदर भी। लेकिन इसके बाद की जो प्रोसेसेस होती हैं, बाद के जो प्रोसेसेस का नाम होता है वो प्लांट्स के अंदर अलग होता है, एनिमल्स के अंदर लाइक ह्यूमंस के अंदर अलग होता है। सो डिवीज़न हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ना। मैंने आपको पीछे बताया कि जब एसेक्सुअल था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों आया। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम इसके अंदर 3-4 बातें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इसके अंदर वेरिएशंस के बारे में, दूसरा गैमेट्स के बारे में, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के बारे में, और ये मियोसिस डिवीज़न। अभी आप सोच रहे होगे ये मियोसिस डिवीज़न, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का हाफ होना, ये सब हम इसके अंदर कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक सेल जब डिवाइड होती है, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती हैं। अभी एक सेल डिवाइड होकर जब 2 सेल्स की फॉर्मेशन करेगी, जैसे कि एक सेल थी, इसने डिवाइड होकर 2 सेल की फॉर्मेशन कर दी। अभी जब सेल डिवाइड होती है तो सेल के साथ साथ उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। ठीक है, इसके साथ हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था, जब सेल डिवाइड होती है तो डीएनए भी डिवाइड होता है, डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है। इट मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएनए डिवाइड हो रहा है, डीएनए डिवाइड हो रहा है। अभी क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, डीएनए भी डिवाइड हो रहा है, तो सेल के अंदर जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, ठीक है, ये सारे के सारे भी डिवाइड होते हैं। इट मीन्स सेल जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये सारे के सारे इसके अंदर डिवाइड होते हैं। मतलब ये सबका सब सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड हुए, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, 2 सेल्स बन रही हैं, तो 2 सेल्स के अंदर डीएनए भी डिवाइड होके एक सेल के अंदर चला गया। अभी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं गैमेट्स के अंदर, तो गैमेट्स के अंदर एक मेल गैमेट हम पढ़ रहे थे, एक फीमेल गैमेट पढ़ रहे थे, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा था नया जाइगोट, नया डीएनए, नए करैक्टर शो कर रहा था। अभी जब डीएनए की फोटोकॉपी का मैकेनिज्म होता है, हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था वेरिएशंस कब आती हैं, वेरिएशन स्टूडेंट्स आती हैं जब डीएनए की फोटोकॉपी का मैकेनिज्म हो रहा होता है, तो वहाँ पे कुछ एरर आ जाता है। वो एरर क्या करता है, कुछ नए करैक्टर्स शो करता है, ऐसे करैक्टर शो करता है जो उसके पेरेंट्स के अंदर नहीं थे, लेकिन जो आने वाली जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग्स हैं जो, उनके अंदर वो करैक्टर्स शो होते हैं। सो आपको यहाँ से मतलब देख रहे होंगे कि वेरिएशंस डीएनए की फोटोकॉपी के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है, वेरिएशन हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर देखने को नहीं मिलती। लाइक मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बर्थ दिया तो मेरे अंदर वेरिएशंस आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता। वेरिएशंस देखने के लिए हम बात करते हैं स्पीशीज़ की, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन देखना इम्पॉसिबल है, बिकॉज एरर बहुत माइनर सा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हज़ारों स्पीशीज़ की, लाइक पहले के टाइम में जो आज का ह्यूमन है, ह्यूमन ऐसा नहीं था, वो एक मंकी की फॉर्म में था, यानी पहले मंकी था, आज वो ह्यूमन है। इतनी वेरिएशंस जब चलती आई हैं तो ह्यूमन बनता है। तो इसके अंदर हम बात करें वेरिएशंस के बारे में, हमने देख लिया कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, इसीलिए हम वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सेकंड हम बात करते हैं गैमेट्स की, यानी गैमेट्स तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक पार्ट यही है ना कि इसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है, अभी मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, अभी हमें ये नहीं पता कि इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। जब हम बेसिकली ह्यूमंस की बात करते हैं तो एक ह्यूमन सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। ठीक है जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल के अंदर होते हैं 46, तो दूसरी सेल के अंदर भी 46 होंगे। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास 2 गैमेट्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 46। अभी आप बोल रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन होता है, तो जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो नया बनेगा ना, नया जो सेल बनती है उसके अंदर भैया आगे 92 क्रोमोसोम्स। अभी ये तो 92 क्रोमोसोम्स आ गए, क्या पता जो नया डीएनए मतलब नया हमारे पास सेल बन रहा है उसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स आ गए, क्या अब ये सर्वाइव कर पाएगा? ठीक है, ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ह्यूमन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो डीएनए की जो नंबरिंग है वो डबल हो रही है।
डीएनए की नंबरिंग डबल होगी ना, तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को भैया आप सॉल्व कैसे करें, ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि फ्यूज़न करवाना है, तो फ्यूज़न हम करवा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीज़न का एक पार्ट है। सेल डिवीज़न बेसिकली दो उसके टाइप्स होते हैं। पहला होता है मियोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस। एक हम पढ़ते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर जो एक सेल होती है वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, फिर एक सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, मतलब ऐसे ऐसे करके एक सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होती जाती है, यानी एक सेल से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बनी 2 सेल्स। लेकिन जब हम बात करते हैं मियोसिस की स्टूडेंट्स, तो मियोसिस के अंदर एक सेल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। माइटोसिस के अंदर अगर 2n जा रही है, 2n सेल अगर माइटोसिस कर रही है तो वो 2n ही बनाएगी, जो 2 सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉइड ही होंगी। लेकिन मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। मियोसिस के अंदर अगर 2n सेल अगर मियोसिस में जा रही है तो ये क्या करेगी, अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ कर देगी, यानी एक सेल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, विच आर हैप्लॉइड इन नंबर, जो नंबर में हैप्लॉइड होंगे। इट मीन्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सब के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इस वजह से ये जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर रहे। जितना पेरेंट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारी ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें देखने को मिले। अभी मियोसिस और माइटोसिस का कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हम इसके अंदर देखते हैं कि अभी हमने गैमेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ कर दिए। गैमेट्स हमने देख लिए, गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों के अंदर हमने कर दिए हाफ। इन दोनों के फ्यूजन से बन गया 2n जाइगोट। 2n जाइगोट बना। क्या इस जाइगोट के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सके, क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल होता है डिवीज़न, क्या ये इतनी एनर्जी रखता है क्या ये नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सके? तो उसका स्टूडेंट्स आंसर है हाँ, यस, इस जाइगोट के पास इतनी एनर्जी होती है कि ये नए ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर सके, नए ऑर्गेनिजम्स को ये प्रोड्यूस कर सके। सो इसीलिए जो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, क्योंकि एसेक्सुअल के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि ना ही तो उसके अंदर वेरिएशंस हो रही थी, ना ही उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो रही थी, ना ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे थे। सो वेरिएशंस की जब वेरिएशंस हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने देखा था कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, लेकिन स्पीशीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर हम वेरिएशंस देख सकते हैं। वो कैसे? लाइक ये फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है, सेकंड जब इसकी ऑफस्प्रिंग आई तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ गई। जब थर्ड जनरेशन आई तो इसके अंदर फिर से कोई वेरिएशंस आ गई। ये वेरिएशन इस जनरेशन के अंदर आई, ठीक है। जो फोर्थ जनरेशन बनेगी, फोर्थ जनरेशन के अंदर नई वेरिएशंस आ गई। अभी जो पिछली वेरिएशंस चलती आ रही थी वो सबकी सब वेरिएशंस जुड़ जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वेरिएशन इसके अंदर आई वो हमें थर्ड जनरेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये वेरिएशंस क्या हो जाती हैं? वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं, यानी ये जुड़ती जाती हैं और एट द एंड हज़ारों सालों बाद, हज़ारों जनरेशंस आने के बाद जो स्पीशीज़ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। सो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, वाई सेक्सुअल रिप्रोड्यूस। उसके अंदर आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आई थिंक समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।